सर नमस्कार। नमस्कार सर आपका नाम? प्रवीण गौतम। प्रवीण गौतम जी, कहाँ से हैं आप? मथुरा से। तो यहाँ काम करते हैं या नहीं, वैसे आए घूमने आते। अच्छा, घूमने आए हैं सर, दिल्ली देखना है। सर एक बात बताइए, आपकी थोड़ी जानकारी तो होगी पॉलिटिक्स वगैरह के अंदर, बताइए जी। तो आप ये जो कल जो भी कुछ हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर, उसके बारे में आपके क्या विचार है? उसमें जो अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था वो इसलिए लाया था विपक्ष कि मोदी जी मणिपुर के ऊपर कुछ बोले, उसके ऊपर अपनी सफाई दें या जो भी स्थिति है वहाँ की अपनी तरफ से बताएं संसद को कि भाई क्या स्थिति है और क्या हम कर रहे हैं और कैसे सही होगा, जो भी है क्लैरिफिकेशन देना बनता था उनका। लेकिन उन्होंने एक दिन पहले अमित शाह जी ने तो काफ़ी कुछ बोला उसके ऊपर, उस मुद्दे पे, लेकिन जिस मुद्दे के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उस पर मोदी जी को लाने के लिए कि वो संसद में क्लैरिफिकेशन दे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला इस बारे में। इसके बारे में क्या कहना है? जबकि राहुल जी कह रहे हैं कि वो सिर्फ हंसते रहे, पूरे दौर के ऊपर मणिपुर जलता रहा और वो हंसते रहे। क्या कहेंगे आप? अमित शाह पहले तो तैयार थे कि मैं बिहार में यहाँ पे बहस करे तैयार हूँ, बहस कर, पर जी तक बहस करना नहीं चाह रहे, ये राजनीति दिखाना चाह रहे थे कि हम बहुत बड़े इतिहासी ऐसे हैं कि न्यू कहते हैं कि भारत माता की हत्या आ गई है। हाँ, वो मैं मान सकता हूँ, राजनीतिक एक स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन मोदी जी को मणिपुर में सफाई तो देनी चाहिए थी ना। प्रधानमंत्री देश को जवाब दे रहे हैं, वो संसद के थ्रू देश की जनता को जवाब दे रहे हैं। देश की जनता को जब इन्हों बुलाए तो जी क्यों बाहर गए? जी सवाल विपक्ष क्यों बाहर गए? उनको बाहर जाने दो। 2 घंटे तक मोदी जी बोलते रहे, उस दौरान बोल सकते हैं, 42 मिनट बोले। तो 42 मिनट भी बहुत होता है। प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ बोले, अपनी पूरी चुनावी भाषण दे दिया उन्होंने, सब कुछ बता दिया इलेक्शन के बारे में। मणिपुर में क्यों नहीं बोला? बाकी तो नहीं, मणिपुर पे 42 मिनट बोले, वो मात्र मणिपुर पे बोले, बेस तो 2 घंटा 12-13 मिनट बोले। आपने स्पीच सुनी थी पूरी? देखो 2 घंटा। मणिपुर में क्या बोले थे मोदी जी, बताओ। मणिपुर पे पूरी कंडीशन बताई है कि जब तक जितने कितनी बार भय हुए, और पहले दिनों अमित जी बोले थे, अमित शाह जी बोले नहीं, मोदी बोला है कि हम जे कार्रवाई करी है, मैं हमने मंत्री जी व्यवस्था बनाई है, पूरे तरह से भेजो है। अब देखो, जब माठिया मोदी बोलने का लोकसभा में तो जी लग रही कोई जमीन पे आदमी आके बोल लो, और जब राहुल गांधी बोलो तो जी लगी कि जी कहूँ थे पायलट से हेलीकॉप्टर से उतर के मांगे हो, 1-2 आदमी आएगा रोड है, वह कथा ही ना सुना। नारे भी लगवा रहे थे मोदी जी, वो सही बोलते हो आप, वो सही है आचरण, वो नारेबाजी हो रही थी वहाँ पे। अरे इनको कल दाह संस्कार करो विपक्ष को, तो नारे क्यों लगेंगे जी? लेके आए काय के ले लेके आए जी, बताओ। जब जिन्हों नाव सुननो तो जिन्हों वोटिंग नहीं करवानी तो काय के ले आए लेके अविश्वास प्रस्ताव मतलब का होता है। मोदी जी ने कल जो उनके विपक्ष के नेता थे, कांग्रेस के जो नेता थे चौधरी जी, उनके लिए भी बोला कि इन्होंने गुड़ का गोबर कर दिया। क्या ऐसे शब्द अच्छे लगते हैं प्रधानमंत्री जी को संसद के अंदर, आचरण के अंदर? सही माना जी लगता है कि कमर मुँह खुलेगी प्रधानमंत्री की, जी शब्द आपको बढ़िया लगता है? किसी ने प्रधानमंत्री ये शब्द किसी ने कहे थे क्या संसद में? नहीं कहा। संसद में नहीं, मुकदमा लिखा हुआ है, जेल गए हुए हैं, बेल भैया। संसद में तो नहीं हुआ ना, कांग्रेस के प्रवक्ता की बेल भैया। संसद में तो नहीं कहा किसी ने ये बात। ये तो प्रधानमंत्री ने खुद बोला कि ये लोग मेरे लिए नारे लगाते हैं कि कब्र खुदेगी मोदी की, ये तो खुद मोदी जी ने बोला, किसी ने उस समय संसद में नहीं, लेकिन उन्होंने कहा गुड़ का गोबर कर दिया। क्या प्रधानमंत्री को ऐसे शोभा देता है इस तरह के शब्द? आप ये बताइए कि आचरण ठीक है, इसके बारे में बताइए। विपक्ष का आचरण तुम्हें सही लगा? विपक्ष का आचरण हो सकता है गलत हो, क्या प्रधानमंत्री का ठीक था? नहीं, प्रधानमंत्री क्या नहीं सही था? प्रधानमंत्री जी बहुत सम्मानीय औकात दिखा दी है, सम्मानीय तुम्हारी औकात में आए, जिनकी औकात प्रधानमंत्री को काम का है। देश के जो अपने विकास हुआ है, अपने जो काम हुए, उन्होंने पूरे तरह से जनता में धरवो, पूरी जनता जमीन तक पहुंचाबो। जब मोदी बोल रहा हो, जब इंडिया को सबसे नीचे को इस तरह आदमी बोल रहे हो, देश के लोग राहुल बोल रहा हो, जब एक अमेरिका से विदेश से आए हुए आदमी बोल रहे हो। देश के लोग उनका सम्मान करते हैं मोदी जी का बहुत ज्यादा, तो ऐसे शब्द उनके मुंह से अच्छे नहीं लगते। गुड़ गोबर कर दिया और मजाक कर रहे थे इस तरह से, वो क्या शोभनीय है वो व्यवहार? जहाँ राहुल जी के व्यवहार के ऊपर, आचरण के ऊपर लोग उंगलियां उठाते हैं, तो क्या मोदी जी का आचरण सही था क्या संसद? नहीं, जो संसदीय भाषा होगी, मोदी गुड़ गोबर क्या संसदीय भाषा? तो सही, 3 बार को अगला मुख्यमंत्री है कौन? मोदी। तो क्या यही सीखा उन्होंने कि गुड़ का गोबर कर दिया इन्होंने? जी भाषण मैंने सुनो, ये सुनो दोबारा जाके, यही बोला है मोदी जी ने बोला जी। बुआए जो नेता बना रखो है कि लोकसभा को नेता को अधीर रंजन चौधरी बोलवे पने में तो समय नहीं गए था। वो तो अमित शाह जी ने कह के जब उदम कर रहे बीच में, तो अमित शाह जी ने रिक्वेस्ट करी चढ़ते कि भाई इनको हमारे समय में तो समय दे दो जाकर, तो बोलवे उनको समय भी नहीं दिया है बोलने के लिए अधीर रंजन।
ये भी बात ठीक है, मैंने सुना था वो पूरा का पूरा। अच्छा एक बात और बताइए, आपकी जिस हिसाब का माहौल है इस समय देश के अंदर, मैं वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगले 2024 के अंदर किसका आपको लगता है कि प्रधानमंत्री कौन बन सकते हैं? देखो, जिस सवेरे परिवारवाद नेता, भ्रष्टाचारी, एक प्रदेश के नेता, एक जिला के नेता, अगर जिस सवेरे एक रह जाते हैं तो 350 सीट आएगी। किसकी? बीजेपी की। लेकिन देखिए, जहां मोदी जी बार बार एक परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी भी क्षेत्रवाद की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं। सुपर ट्रेन कहाँ चल रही है? अहमदाबाद से बॉम्बे, दिल्ली से बॉम्बे नहीं चल रही है वो। और अडवाणी जितने प्रोजेक्ट लगते हैं विदेशों से, सारे इन्वेस्टमेंट होता है गुजरात में होता है, सारी नौकरियां मिलती है गुजरात के लोगों को मिलती है, ठीक है। और जितने भी बड़े बड़े माइक्रो जो सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री कहाँ लग रही है? गुजरात के अंदर। सो पिछली जितनी भी फैक्ट्रियां लग रही है बड़ी बड़ी, सारे के कई लाखों रोजगार मिल रहा है गुजरात के लोगों को मिल रहा है। जीएसटी पूरे देश से आता है, लेकिन पैसा जा रहा है गुजरात के अंदर। इसको सही मानते क्षेत्रवाद को आप? कोई नोएडा से बंद करवा के गुजरात में ले जाए, खोलिए जी, बताओ पेन तो। नहीं तो जहाँ उद्योगपति जगह लेगो, उद्योगपति सुविधा लगेगी, जहाँ बाकी समय होगी कि जहाँ हमें मतलब सरल है हमारी व्यवस्था। अब भ्रष्टाचार कमी है, अधिकारी कमी है। अब यूपी में कैसे आ रही है? पहले जाता नहीं था यूपी में सर, इन्वेस्टर यूपी में जाता नहीं था, आज इन्वेस्टर पूर्वांचल में पहुंचे नहीं। लेकिन यूपी में क्राइम पे नंबर 1 है ना, यूपी इसलिए नहीं जाते। आज कहाँ है? आज आपने एनसीआरबी का डाटा देखा, नेशनल क्राइम ब्यूरो का, नंबर 1 पे यूपी है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में देखो डाटा, नंबर 1 पे यूपी है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, दूसरे नंबर पे राजस्थान। मेरे से सुन, नहीं, पहले पे यूपी है 56,000 केस के साथ में, 40,000 केस के साथ में राजस्थान दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे बता देता हूं, सुन लो, महाराष्ट्र है, बीजेपी की स्टेट है। चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल है, ममता बनर्जी की स्टेट। 5वें नंबर पे नवीन पटनायक का उड़ीसा है। लेकिन 13 में से, टॉप 13 में से 7 में बीजेपी रूल स्टेट है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्राइम बढ़ रहा है तभी तो इन्वेस्टर नहीं जा रहे। यूपी में संगठन क्राइम पे रोक लगी है, संगठन जो क्राइम। तो फिर क्राइम कौन कर रहा है? सुनो तो क्या, जब संगठन क्राइम पे रोक लग गई है तो फिर ये टॉप पे कैसे है यूपी? ये क्राइम में भी और महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी नंबर 1 पे आ रहा है। एनसीआरबी का डाटा, मेरा डाटा नहीं है, राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो का डाटा, आप चेक कर सकते हैं गूगल पे। वहां में कैसी हत्या होती कि जैसे तुम्हारो मेरा जमीन को विवाद हुआ और मैंने तुम्हारी हत्या कर दी, गवर्नमेंट क्या? सर मैं ये नहीं पूछ रहा कि कैसे होती है क्राइम, कैसे होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ क्राइम होता है। मैं तो पूरी लिस्ट बता दिया आपको। पहले यूपी को खाओ, 13वें नंबर पे दिल्ली है। सर सुनो, 13वें नंबर पे दिल्ली है। दिल्ली भी सरकार सेंटर के अंडर है, ये आपको पता है, उपराज्यपाल का ही चलता है। दिल्ली पुलिस एज होम मिनिस्टर के अंडर है, ये भी आप जानते हो। महिलाओं के खिलाफ क्राइम का जो स्थिति है, ओवरऑल क्राइम की जो स्थिति है, उसमें बीजेपी रूल 7 स्टेट हैं 13 में से। फिर उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि बाकी जगह पे बाकी लोग करा रहे हैं अपराध। जब आपने सारा कंट्रोल कर लिया, इतने अपराधी मार दिए, एनकाउंटर कर दिए, तो आखिर अपराध कर कौन रहा है? तो मैं तुम्हें बताऊं कि 7 प्रदेश जो ये तकाएं, यूपी में कांग्रेस है, एक टिकट सीट मिली है। चुनाव लड़वे एक मिल जाए तो मिल जाए, अगर गठबंधन चलता है तो अब क्या लगता है गठबंधन का कोई फ्यूचर नजर आ रहा है? इंडिया नाम का जो गठबंधन है उसको, जो कि बीजेपी के लोग कहते हैं तो ठग बंधन है, तो आप क्या कहते हो? क्या वो उसका कोई स्कोप है? वो सत्ता में आ सकेगा या बीजेपी दोबारा आएगी सत्ता के अंदर? देखो, मोदी जी ने सरेआम बोल दिया कि हम ही आएंगे, अमित शाह जी ने भी बोल दिया हम ही आएंगे। आप क्या कहते हो? न्यू खत्म है रो, मैं बताऊं बात तुम्हें कि अब बंगाल में कांग्रेस और कार्यकर्ता ही हत्या है। और एक सेकंड के लिए मैं एक चीज और बोलूंगा, आप करप्शन की भी बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, राइट? करप्शन के मामले में हिंडनबर्ग रिपोर्ट का, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, पूरे का पूरा ओवरऑल पूरे ग्लोबल मार्केट क्रैश हो गई थी, शेयर मार्केट के अंदर इतना बुरा हाल था। उस पर समितियां बैठाई दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी उनको। एक दूसरी समिति थी, उसने कह दिया कि 6 महीने का हमें टाइम और दो और 15 महीने और चाहिए टोटल। तो इसका मतलब इलेक्शन खत्म, तब तक पता भी नहीं चलेगा। तो उसमें भी अड्डानी को क्लीन चिट दे दी। राहुल जी कहते हैं कि ये मोदी ही अड्डानी है, अड्डानी ही मोदी है, ये मोदी के पैसे लगे हैं, उनका कहने का मतलब है अड्डानी के ऊपर। तो आप क्या कहोगे इसमें करप्शन पे? करप्शन तो वो साथ साथ चल रहा है नेताओं के। कांग्रेस के समय में ये उद्योगपति बनोगे ना रानी, अब राजस्थान में जो देव का है क्यों जाने गहलोत ने, क्या आज मोदी के कहते देव है? वो राहुल गांधी की नहीं मानते गहलोत, मोदी की मानते है। मोदी के कहते काम रह जा रहे राजस्थान में, तो फिर देव जावे भाई फिर। अच्छा एक बात बताइए, और सर आप बड़े समझदार बंदे हैं, 2015 के अंदर अड्डानी सिर्फ 40 करोड़ का आदमी था। जी सर, बंद कर दिया सर, 2 मिनट बंद कीजिए। ओके कर, ठीक है जी। अब वो ऐसा है कि अब पुलिस ने मना कर दिया कि यहाँ पे बात मत करिए। अभी इधर देख सकते हैं सामने की तरफ वो भीड़ लगी हुई है, ये देखिए, ये मेन स्ट्रीम चैनल है, इनको परमिशन मिल जाती है यहाँ पे बोलने की और भीड़ इकट्ठी करने की बुरी तरह से। लेकिन हमें एक कोने में बैठ के हम सिर्फ इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन हमें ये अलाउ नहीं करा गया। यहाँ बाकी सबको अलाउ करा जाता है, लेकिन जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको अलाउ नहीं करा जाता। और मना कर दिया उन्होंने, पुलिस वालों ने, कि यहाँ पे आप मत करिए। जबकि सैकड़ों लोगों की भीड़ के साथ में उधर आप देख सकते हैं, मैंने अभी दिखाया आपको जूम करके, वहाँ पे भीड़ लगती है और डेली परमिशन मिलती है इन लोगों को। वो देख रहे हैं ना सामने, ये कितनी भीड़ लगी हुई है, एक के ऊपर एक चढ़े हुए लोग।
कुछ भी हो सकता है, अगर वो बात है तो क्राइम भी हो सकता है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लोगों की जेब भी कट सकती है, तमाम बात हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया को भगा दिया है यहाँ पे। अब 1 मिनट भी नहीं इंटरव्यू लेने देते यहाँ पे, और यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो धक्के मारने लग जाते हैं लोगों की, चलिए यहाँ से। अब तो ये बताइए, ये तो डेमोक्रेसी है यहाँ पे, ये हाल है जनता का, अब क्या बोलूँ मैं इसके आगे। आप देख सकते हैं वहाँ पे, देख रहे हैं ना, ये पालिका बाजार के ऊपर भीड़ लगी हुई है चारों तरफ। वो ये मेन स्ट्रीम मीडिया के, क्योंकि वो मोदी करते हैं। जो मोदी के फेवर में बोलेगा तो उसको खड़े होने दिया जाएगा, बोलने दिया जाएगा, बाकी कोई बोलेगा तो उसको खड़ा नहीं होने दिया जाएगा, ना बोलने दिया जाएगा, चाहे जनता की बात कर रहे हो चाहे देश की बात कर रहे हो। ये हाल है, अब देख लीजिए। आप चाहते हो तो मैं उधर ले जाके दिखा देता हूँ आपको क्या हो रहा है वहाँ पे। उधर पुलिस होगी, लेकिन ये सब ये देखें, हमें पुलिस वालों ने मना कर दिया कि यहाँ पे चलिए, यहाँ से नहीं, कुछ इंटरव्यू नहीं ले सकते आप। देख लीजिए, कह रहे हैं आप क्या वो कैमरा छीन लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब ये देख लीजिए ये क्या हो रहा है, इनको परमिशन कैसे मिल जाती है सबको। ये बात कही मोदी जी ने कि मणिपुर में जो हुआ उसका बहुत दर्द और दुख है। अमित शाह जी ने भी बताया कि वहां पर 50 बार मोदी जी गए और 400 बार ये कह रहे हैं कि मणिपुर के अंदर मोदी जी गए, वो हाइड्रो प्रोजेक्ट लगवाने के लिए गए थे वहाँ पे, ना कि मणिपुर की जनता के दुख दूर करने के लिए गए थे। वहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट लिए इतनी बार गए मोदी जी वहाँ पे, मणिपुर में हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने के लिए गए थे। वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत बार गए मोदी जी, बात सही है, लेकिन हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने के लिए गए थे इंडस्ट्रीज के, और इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट्स के लिए गए थे, ना कि वो जनता के लिए गए थे। वहाँ पे जनता के लिए नहीं गए। ये सब भीड़ देख रहे हो ना, कितनी भीड़ है, इनको सबको अलाउ करा हुआ है खड़ा होके, हमें नहीं करा हुआ। पुलिस बोलती है चलो चलो चलो। अब बताइए क्या बोलें। अभी देश का तो हाल देख ही लिया आपने, ना बोलने दिया जाता है, ना वॉक करने दिया जाता। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेशर होगा, लोगों को, जितने भी पार्लियामेंट के अंदर नेता हैं, जो राघव चड्ढा है उसको सस्पेंड कर दिया है ना, और जो अभी संजय सिंह है उसको सस्पेंड कर दिया, और तमाम लोगों पे जब इनके ऊपर नेताओं पे एक्शन ले लेके इनको जो एक फ्रीडम टू मूवमेंट है, एक फ्रीडम है लोगों को चलने फिरने की, वो भी बंद। तो इसका मतलब है कि आप चल फिर भी नहीं सकते। अभी तो पहले बोलने की आज़ादी छीनी, सारे पत्रकारों के ऊपर बैन लगा दिया, ज़्यादातर पत्रकार लोग वहाँ से न्यूज़ चैनल छोड़ के चले गए वहाँ से। रवीश कुमार जी हो गए, पुण्य पशुन वाजपेयी जी हो गए, दीपक शर्मा जी हो गए, तमाम इतने सारे हैं यूट्यूब के ऊपर बैठे हैं, वो सब ने काम नहीं करने दिया फ्रीडम के साथ उनको, तो वो छोड़ के वहाँ से अपने यूट्यूब चैनल खोल लिया उन्होंने, और उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। बोलने की आज़ादी छीनी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, भारत का संविधान का संवैधानिक राइट है कि लोगों को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद में लोगों को मूवमेंट करने की भी आज़ादी नहीं है, उनको सस्पेंड कर दिए हैं। अब वो जो राज्यसभा में थे उनको भी, संजय सिंह जी को भी सस्पेंड करा, अभी राघव चड्ढा जी को भी सस्पेंड करा। वो किसी के लिए भी कैसे भी शब्द बोलते रहे, बीजेपी के नेता गुड़ का गोबर कर दिया, ये सभ्य भाषा तो नहीं लगती। पता नहीं कौन सी डिक्शनरी के अंदर सभ्य भाषा के अंदर आती हैं सब चीज़ें, और मजाक उड़ा रहे हैं दूसरे नेता का। अच्छा, उन्होंने कुछ कह दिया तो कांग्रेस के नेता ने कुछ कह दिया तो उनको भी सस्पेंड कर दिया, विपक्ष के जो नेता थे उनको भी सस्पेंड कर दिया। तो बचा कौन? हर किसी को सस्पेंड। ये तो मतलब ओवरऑल गुंडागर्दी है। और जिस हिसाब से आप देखते हैं कि संसद भवन के अंदर अपनी बात कहते समय अमित शाह जी कैसे धमका रहे थे लोगों को, ए चुप चुप चुप, ए चुप चुप, किस तरह की भाषा थी उनकी, धमका रहे थे लोगों को, धमका रहे थे, बैठो 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 बैठो। अरे ये भाषा है क्या? ये आचरण है गृह मंत्री का? ये एक डेमोक्रेटिक देश तो मुझे लगता नहीं। ये तो पाकिस्तान से भी बुरा हाल है यहाँ पे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अरबिक कंट्रीज़, यहाँ पे बहुत बुरा हाल होने वाला है। और इससे भी ज़्यादा आज की जो न्यूज़ है उसके अंदर ये भी आ रहा है आज तो कि वो IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट सब कुछ चेंज कर दिया, उसके लिए नए बिल ले आए हैं। मतलब CRPC जो है, IPC है इंडियन पैनल कोड, और CRPC जो है इंडियन क्रिमिनल कोड, सिविल कोड, सब चेंज, एविडेंस एक्ट सब कुछ चेंज, हर चीज़ बदल देंगे। सब चीज़ जो भी रूल चाहेंगे ये अपनी मर्जी से करेंगे। अरे वो अंग्रेज़ों के बनाए हुए थे, ये क्या कि हर चीज़ के रूल चेंज करा जा रहे हैं, अपना पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं, पूरा का पूरा देश के ऊपर और देश की जनता के ऊपर। इलेक्शन से पहले ये क्या क्या करेंगे ये आप देखो। अभी तो बहुत
पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे लगता है कि अभी बहुत लोग पलायन करेंगे यहाँ से, इंडिया से, और मैं तो कहता हूँ समझदार लोग हों तो जिनको थोड़ा भी अगर खतरा लगता है इंडिया के अंदर तो चले जाना चाहिए, क्योंकि हालत बहुत ख़राब होने वाले हैं। इलेक्शन से पहले यहाँ पे मारकाट मचने वाली है, और वो क्या होगा आई एम नॉट श्योर। एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ प्लेस फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू लिव इन। मुझे गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, जिस हिसाब से इनके एक्शन अभी लग रहे हैं ना, बहुत गड़बड़ हो सकती है फ्यूचर के अंदर। 2024 से पहले पूरे इंडिया के अंदर कत्लेआम मच सकता है, ये मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि सिविल वॉर के चांस है। सिविल वॉर नहीं तो आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट सप्रेशन, द स्टेट सप्रेशन इज़ पॉसिबल। ये अभी भी चल रहा है, स्टेट सप्रेशन तो अभी भी चल रहा है। लोगों की आवाज़ बंद कर दी जाती है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, उनके चैनल ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं, यूट्यूब के चैनल ब्लॉक कर दिए थे, सारे बंद कर दिए हैं, बहुत सारा तो अभी चल ही रहा है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है आगे, कितनी फ्रीडम मिलेगी आप लोगों को, कितना आप सांस ले पाएंगे और क्या होगा, ये आप खुद सोच लीजिए कि इंडिया इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला है, उसके बाद आप ही डिसाइड करो कि ये इंडिया में आप रहना चाहते हो कि नहीं चाहते। आई डोंट थिंक इट्स अ फ्री कंट्री एनी मोर, और डेमोक्रेटिक कंट्री भूल जाओ। डेमोक्रेसी की तो डेफिनेशन की ऐसी तैसी फेर चुके हैं लोग। मेरे को ही 2-3 बार पुलिस उठा के ले जा चुकी है और टॉर्चर भी किया है, लेकिन आई डोंट केयर। तो आप यू डिसाइड ऑन योर ओन वेदर यू वांट टू लिव इन इंडिया और नॉट। लेकिन आगे फ्यूचर 2024 उसके बाद भी बेकार ही होगा, क्योंकि सारे जितने भी जब CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट सब कुछ ही चेंज कर दिया इन्होंने। देखना पड़ेगा उसमें क्या क्या चेंज करा है क्या नहीं करा। बिल पास करवा रहे हैं, आज लास्ट डे है मानसून सेशन का पार्लियामेंट में। इट्स अ होपलेस सीन आउट देयर रियली। कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, जो कि जितने भी एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर भी ये अटैक करवा रहे हैं, लोगों को अरेस्ट करवा रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। इतने सारे लीडर जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं उसी को सस्पेंड कर दे रहे हैं। तो ये आप बहुत ही हॉरिबल जो सिचुएशन होने वाली है पूरे आने वाले वक्त में। तो बाकी जनता का क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर जानता हूँ कि जब सप्रेशन हद से ज़्यादा हो जाता है तो रिवोल्ट होता है। जनता देख रही है, समझ रही है, उनके जो भी समझाए जा रहे हैं वो अपने तरीके से जनता को, वो जितना समझती है जनता थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी लगाती है। उसको पता है कि कब तक ये लोग करते रहेंगे कहानी। एक दिन जनता का जब घड़ा भर जाता है ना सहन करने का, फिर वो रिवोल्ट कर जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं। वो उसमें कोई भी कहीं पे भी तानाशाह हो, किसी भी दुनिया के किसी भी देश के अंदर, जनता जब लाखों की संख्या में रोड पे उतर जाती है, कोई भी तानाशाह उनको कंट्रोल नहीं कर पाता। रैम्पेज हो जाएगा, क्या क्या होगा फिर तो जनता ही जानते हैं। इनको पार्लियामेंट से निकाल के इनको घसीट के मारेगी जनता। इन जितने भी भ्रष्ट नेता है ना, ये धूर्त मक्कार जितने भी नेता हैं, उनको सीधा कर देगी जनता। लेकिन ये अभी ये है कि कंट्रोल, जितना कंट्रोल ये कर सकते हैं कर लेंगे, बाद में क्या होगा फिर ये वक्त बताएगा। इसी के साथ मैं वाइंड अप करता हूँ इसको। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।